तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, टैबुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बिकॉज जितने भी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है इग्नो की तरफ से, जिन स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स ले रखी है BA BCom में, तो उनके लिए ये सारी वीडियोस हेल्पफुल है। मैं सारा सिस्टमेटिक वाइज आपको करवा रही हूँ, इसमें सिलेबस वाइज करवा रही हूँ। जैसे आपको पता होगा कि कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तो स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको वन बाय वन सारा कुछ कवर करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 अपना स्ट्रक्चर। इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजमेंट ऑफ डाटा में सिंपल एरे आएगा, फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू विल एबल टू फाइनलाइज योर सेल्फ विद, मतलब आपने आप यूनिट को पढ़ने के बाद आप फेमिलियर हो चुके होंगे कि आपको कैसे डाटा कलेक्ट करना है। स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इंक्वायरी आफ्टर डाटा हैव बीन कलेक्टेड, मतलब स्टैटिकल इंक्वायरीज में डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन से मेथड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट्स एंड कंसीडरिंग स्टैटिकल डाटा, concept of frequency distribution and its various types, different method of presentation of statistical data such as table, graph, diagram, pictograph एक्सेट्रा। मतलब इसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आप डाटा की जो भी फ्रीक्वेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसकी टाइप के बारे में बताया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने जो भी स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, सच एज टेबल्स बनाना है, ग्राफ्स बनाने हैं एंड डायग्राम्स एंड पिक्टोग्राफ्स वगैरह बनाने हैं। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन आएगी। In this preceding unit, we discussed the method of collection of data either by the statistical survey or from some secondary source. इसमें हमने पहले जैसे डिस्कस किया है कि स्टैटिकल सर्वे के थ्रू डाटा को हमने कलेक्ट किया है या सेकेंडरी सोर्स के थ्रू किया है। डाटा कलेक्ट आइदर फ्रॉम द सेंसस मेथड और सैंपल इंक्वायरी। ओके, हमने जैसे डाटा हमने सेंसस और सैंपल इंक्वायरी के थ्रू कलेक्ट किया था, दैट द फ्रॉम प्राइमरी सोर्स आर ऑलवेज होच एंड द रूडिमेंट्री फॉर्म। आपको पता होगा कि प्राइमरी सोर्स जो था होच था, ठीक है। टू स्टार्ट विद दे कंटेन इन द 100 and 1000 ऑफ क्वेश्चनरी, टू मेक अ हेड एंड टेल ऑफ देम दे मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसेंट और द समराइट। जैसे हेड एंड टेल के हिसाब से हम देख रहे थे, एग्जांपल लिया था, उस क्लासिफाइड किया था एंड अरेंज किया था डाटा को, ठीक है। तो ये सब इसमें आ गया, ओल्ड वाला आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या है, डाटा कैन बी समराइज न्यूमेरिकल ऑल्सो। इसमें डाटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में समराइज किया जाएगा। इसमें समरी मेयर्स लाइक मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री। इसमें लाइक अर्थमेटिकल, जियोमेट्रिकल, हार्मोनिक मीन्स, मोड एंड मीडियन, ये सब अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट आ जाएगा इसमें। मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ सेकंड ऑर्डर और डिग्री, ऑल्सो कोल्ड डिस्पर्शन मेयर्स। इसमें जो भी सेंट्रल टेंडेंसी का होगा वो हमारा डिस्पर्शन मेयर्स में आ जाएगा, लाइक रेंजेस, क्वार्टरली डाइवेशंस, मीन डाइवेशन एंड स्टैंडर्ड डाइवेशन। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में हम डाटा जो भी है अरेंज करेंगे। मेयर्स ऑफ एसोसिएशन इन वाइब्रेट्स एनालाइज लाइक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में भी करेंगे। इंडेक्स नंबर्स वगैरह हो गए। इन दिस यूनिट वी प्लान टू डिस्कस हाउ डाटा कैन बी summarized using table and graph. Numerical summarize will be discussed. It must be borne in the mind that good summarize and presentation of data is not undertaken for its own sake. मतलब इसमें हम सारा डाटा जो भी समराइज करेंगे वो टेबल एंड ग्राफ फॉर्म में करेंगे। गुड समराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे, ठीक है। गुड प्रेजेंटेशन, इसमें हम सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे, इंटेलिजेंस यूज करेंगे। क्लियर है? तो आ जाता है हमारा अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजमेंट ऑफ डाटा क्या है? द मास ऑफ कलेक्टेड डाटा इज ऑफन वॉल्यूम्स अनइंटेलिजिबल एंड बोरिंग। जो डाटा होता था वो पहले क्या था? अनइंटेलिजिबल था एंड बोरिंग था, ठीक है। इट सीम टोटली अनइंटरेस्टिंग एंड नॉट इजली इंटरप्रेटेबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रोवाइडिंग विद मंथली इनकम फिगर of 1000 family in a village, it is difficult for you to infer anything. But if you are told that average monthly income of the village is rupees 25 1040, is it is the quite interesting and you are in the position to compare with other figures. This first step
in the analyze and interpretation of data. It is classification and tabulation. The process of arranging data into group according to their common characteristics is known its classification. इसमें क्या है कि पहले डाटा क्या था, अनइंटरेस्टिंग था और इजीली इंटरप्रेट नहीं होता था। फॉर एग्जांपल अगर आप मंथली इनकम किसी विलेज की लगाते हो, ठीक है, 1000 फैमिली की, तो 1000 फैमिली की तो वो डिफ़िकल्ट थी हमें एनालाइज करनी। बट अगर आप एवरेज मंथली इनकम किसी विलेज की लगाते हो तो वो एवरेज के हिसाब से निकालोगे तो इतनी आएगी। तो ये इंटरेस्टिंग भी है और हम इसे कंपेयर भी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? So, on the other hand, tabulation implies a systematic presentation of data in rows and columns according to some salient feature or characteristics. मतलब other hand में क्या है कि जो डाटा होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा रोज एंड कॉलम में, ये अलग ही इसका फीचर होगा। सो यूनिट 1 questionnaire prepared only family planning. Suppose this questionnaires was used to collect information from 50 families of C block of XYZ colony न्यू दिल्ली। हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई 50 फैमिलीज हैं सी ब्लॉक में, सी थर्ड में, XYZ कॉलोनी में, न्यू दिल्ली में, तो उनका हम एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन सी थर्ड ब्लॉक XYZ कॉलोनी न्यू दिल्ली, दिस इज 2015312102, ये सब ठीक है। उसके बाद टेबल 2 में क्या है, मंथली इनकम हमने 50 फैमिलीज की रिप्रेजेंट की है इसमें, जैसे कि 547 547 622 691, ऐसे ऐसे सारी इनकम्स होगी फैमिली की, ठीक है। एज पॉइंट आउट अ टू मेक एनी हेड और टेल आउट ऑफ द मास ऑफ रो डाटा such as presented above, we have to classify and arrange it. This can be done either by the forming a simple array or a frequent array. इसमें क्या है कि हम रो डाटा को प्रेजेंट करेंगे और अरेंज करेंगे, ठीक है, और इसे सिंपली एरे में, फ्रीक्वेंट एरे में डिस्टिंग करेंगे। और अ कंटिन्यू फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 2.3.1 2.3.2 एंड 2.3 अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट सिंपली। सिंपल एरे क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ गिवन रो यूनिवर्सल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन द असेंडिंग ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो असेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल 3 5 7 8 9 10 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स होगा। फॉर एग्जांपल 10 9 8 7 6 पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, आर द डिसेंडिंग ऑर्डर। We prepare both type of simple array from table 2.1. The following table figure have been arranged in ascending order. From the arrangement, it is clear that lowest value of 0 and highest value is 5. ठीक है, इसमें क्या है, लोएस्ट वैल्यू 0 होगी और हाईएस्ट वैल्यू 5 होगी। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन सी ब्लॉक ऑफ XYZ कॉलोनी न्यू दिल्ली, सिंपल एरे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सिंपल एरे हमने असेंड किया है, सबसे पहले 0 लिया है, फिर 1 लिया है, फिर 2 लिया है, एंड 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। After the arrangement, the figure makes some sense. The possible conclusion that can be drawn from the arrangement of data that are 5 families are issueless, 12 family have 1 child, 14 have 2 children, 10 family possess 3 children each, 6 families 4 children each, and 3 families have 5 children each. इनमें से हमने डाटा को अरेंज किया है, ठीक है। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी एरे और डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आर नॉट रिपीटली रिटन इन द सिंपल एरे लाइक 0 0 0 and 1 etc. We count the number of item and observation repeat itself. For example, table 2.3 the observation 4 is repeat 6 times. जो हम 2.3 टेबल में देखो 4 जो है ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। Thus the frequent of 4 above is 6. The frequent array, the simple arrange in the 2.3 lookup table 2.4. A frequency array is a statistical table in which various observations are arranged in order of their magnitude along with the respective frequencies. जैसे टेबल 2.4 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 हैं टोटल। नंबर ऑफ फैमिलीज क्या हैं, 5 12 14 10 6 एंड 3। टोटल कितनी होगी, 15 होगी। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज इनफ, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज होगा, द
counting process is often undertaken by the use of tally bars. तो वो tally bars में count किए जाएंगे. In this method, all the possible value of variable are written in column. For every observation, a tally bar denoted by a tally bar denoted by this is noted again its corresponding value. Every fifth repetition is marked by crossing the previous 4 bar as uh, something like this. In this way, we get block of 5 which simply counting at the end. Thus, the number or observation repeated 14 times will be marked. Note that after repeating each observation by a bar on the tally sheet, the same will be ticked or crossed so that it is not duplicated. Table 2.1 is rewriting in the form of frequency distribution as table 2.5. जैसे इसमें अब सारा टेबल 2.5 में जैसे शो हो रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली. नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली कितनी है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन की पहले वैल्यू आएगी 5 तक, ठीक है. उसके बाद इसकी टैली शीट बनाई जाएगी. टैली शीट जैसे 1 2 3 4 उसके बाद क्रॉस लाइन लगा के मतलब इसमें जीरो अवेलेबिलिटी है तो मतलब टोटल कितने हैं? 4 और 1 5. जीरो जहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली में जीरो बच्चे हैं वहाँ पे टैली शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? 5 की फ्रीक्वेंसी. उसके बाद जहाँ पे 1 है वहाँ पे 5 5 10 एंड 2 12, ठीक है. एंड सेकंड में क्या है? 5 1 2 3 4 5 एंड 4 एंड 5 5 10 एंड 4 14, ठीक है. इसी तरह 5 तक है, आगे 3 है, ठीक है. फिर टोटल कितने हो गए फ्रीक्वेंसी की? 50 होगी. नेक्स्ट आएगा हमारा कंटिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Number like 1 2 3 4 5 and 20 40 etc. are discrete number and are used where no value between the two consecutive number is possible. मतलब जो टू नंबर्स के बिटवीन जो भी नंबर जो नंबर पॉसिबल जो नहीं है उसे हम कंटिन्यूस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. एज इन द केस ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट विल बी इम्पॉसिबल एज वेल एज फनी टू से दैट अ पर्टिकुलर फैमिली हैज़ 2.8083 और 2.1 और 2.75 नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस. जैसे हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, पॉसिबल है कहना कि जैसे 2.083 और 2.1 और 2.75 ये तो कुछ अनुमान लगाना हुआ ना कि हाँ जैसे बोल रहे हैं कि 2.1 भी हो सकती है, 2.75 भी हो सकती है, 2.083 भी हो सकती है, ठीक है. द फैमिली हैज़ बीन have either 2 or 3 children and not a fraction of a children. कई बार कहते हैं कि 2 चिल्ड्रंस है या 3 चिल्ड्रंस हैं, ये फ्रैक्शन नहीं हुई बच्चों की, ठीक है. आउट ऑफ 2 एग्जांपल ऑफ रो डाटा मेंशन सेक्शन 2.3 में डाटा मेंशन है चिल्ड्रंस का जो टेबल 2.1 में एक्सप्लेन किया गया एग्जांपल के थ्रू. एंड 2.2 में एग्जांपल है कंटिन्यूस वेरिएबल्स का, ठीक है. इन दिस सेक्शन पॉसिबल टू इलस्ट्रेट द कंटिन्यूस ऑफ construction of continuous or group frequency distribution from the raw data of table 2.2 of the monthly income of 50 families. 50 families की monthly income निकाली गई है 2.2 टेबल में. To construct a group frequency distribution, the range of the given data, that is the difference of highest and lowest observation, is divided into various mutual exclusive and exclusive subintervals known as class intervals. The frequency of each class interval is then counted and written again it. मतलब इसमें डिफरेंट हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे जो भी दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसको डिट करेंगे एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सब इंटरवल्स के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट आएगा हमारा इसी का टेबल है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ फैमिलीज देखेंगे. मंथली क्या है? 500 to 550, 550 to 600, 600 to 650, 650 to 700, 700 to 750, 750 to 800, 800 to 850. टैली शीट क्या बनाई है? इन मंथली इनकम के बिटवीन कितनी टैली शीट है? 5 है. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिली कितनी है? इसमें जो बंदे मतलब 5 फैमिली में इतना मंथली इनकम कमा रहे हैं, ठीक है. आगे हमारा 6 फैमिलीज हैं और 550 एंड 600 इनकम कमा रहे हैं. उसके बाद हमारी 10 फैमिलीज आएंगी तो इतनी इनकम कमाएंगी, ठीक है. तो नंबर ऑफ फैमिलीज टोटल करके हमारी 50 आएगी और ये मंथली इनकम शो होगी, ठीक है. यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन बोली गई है. वी जस्ट कंप्लीट द एक्सरसाइज वेयर द variable income of family has been grouped in order to reduce in manageable form called group data or a continuous frequency variable pure to construct of any group frequency distribution. Important to answer to following: what should be the member of class intervals? class interval number of class intervals कितनी होनी चाहिए?
what should be width of each class interval, width कितनी होनी चाहिए हैं, how will the class limits be designated, कौन से क्लास में वो क्या लिमिट है उनकी designated की, तो हम ये सारा क्लियर करेंगे इसमें. what should be the number of class intervals, through there is no hard and fast rule regarding the number of class to be formed, yet number should be either to be small भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. if the number of small हुए तो क्या है, width of each class is large, तो उसकी जो लार्ज होगी हर एक क्लास की विथ, देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ अ ग्रेट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यू टू ग्रुपिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगी. ऑन द अदर हैंड इफ़ नंबर ऑफ क्लास इज़ वेरी लार्ज, अगर क्लास का नंबर जो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में अपेयर टू बी फ्रेगमेंटेड एंड मे नॉट रिलीव एनी पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली अच्छे से रिलीव नहीं होगा. ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मिनिमम नंबर ऑफ क्लास शुड नॉट बी लेस देन 5 or 6 and in case there it should be it not be more than 20 क्लास. मतलब मिनिमम अगर ऑब्जर्व करके चले तो क्लास ज़्यादा 5 से 6 से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही 20th क्लास से ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये कुछ एग्जांपल है, ये आप देख लेना. नेक्स्ट आ गया, व्हाट शुड बी द विथ ऑफ ईच क्लास इंटरवल, ईच क्लास इंटरवल की विथ कितनी होनी चाहिए. as far as possible all the class intervals should be equal width, however when a frequency distribution based on equal class interval does not रिलीव अ रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल विथ में होने चाहिए. जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो बेस्ड ऑन इक्वल क्लास इंटरवल्स होनी चाहिए. डज नॉट रिलीव रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो, ये मतलब सब कुछ इक्वल होना चाहिए. इट माइट बिकम नेसेसरी टू रीग्रुप द ऑब्जर्वेशन इनटू द क्लास इंटरवल ऑफ द अनइक्वल विथ, मतलब ये मतलब ग्रुप में भी हो सकता है और ये अनइक्वल विथ भी हो सकता है. बाय रेगुलर पैटर्न और बिहेवियर वी मीन दैट देयर आर नो क्लासेस विद द पॉसिबल एक्सक्लूजन ऑफ एक्सट्रीम क्लासेस वेयर देयर आर नील ऑफ एवरी फ्यू ऑब्जर्वेशन व्हाइल देयर इज कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन देयर एडजॉइनिंग क्लासेस. तो जितने भी क्लासेस हैं वो टोटली विथ में होने चाहिए. क्या विथ में होती हैं, विद द पॉसिबल एक्सक्लूजन एक्सट्रीम क्लासेस वेयर देयर आर नील और वेरी फ्यू ऑब्जर्वेशन होती हैं इसमें. ठीक है, विथ ऑफ क्लास लार्ज, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, इसका एग्जाम्पल है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना आप. ठीक है, द अप्रॉक्सीमेट विथ ऑफ क्लास कैन बी डिटरमाइंड द फॉलोइंग फॉर्मूला, मतलब कितना कैसे क्लास इंटरवल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग विथ ऑफ क्लास इंटरवल शुड take into account the following points. As far as possible the width should be multiply of 5 because it is easy to group like 5, 10, 15. It should be convenient and mid value of class observation class should be uniformly distribution. तो ये सब आएगा. थर्ड आएगा, how will the class limit be designated, कहाँ पे क्लास लिमिट डेजिनेटेड होती है. द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास इंटरवल आर नॉन एज क्लास लिमिट. स्मॉल और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल को क्या कहा जाता है, क्लास लिमिट्स कहा जाता है. देयर आर ऑल्सो टर्म एज अ लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ क्लास रिस्पेक्टिवली, इसे हम लोअर एंड अपर लिमिट क्लास भी बोलते हैं. मिड वैल्यू ऑफ क्लास विच इज यूज टू compute mean standard deviation obtained from the class unit is necessary टू डिफाइन दिस लिमिट्स मैनर्स. तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे, मतलब एक प्रॉपरली मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस के साथ मिड वैल्यू को हमने क्लास मिड वैल्यू क्लास बनानी है, फिर मीन बनाना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी. तो नेक्स्ट आएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द लोएस्ट लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास बी एग्जैक्टली इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लास, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि लोएस्ट लिमिट जो होगी फर्स्ट क्लास की वो एग्जैक्टली इक्वल होगी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा के. ठीक है, इन फैक्ट इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब इनफैक्ट ये कब भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है. सिमिलरली द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास में बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा. सेम इसी तरह जो अपर क्लास होता है, अपर क्लास की लिमिट होती है वो लास्ट क्लास से ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा से. सेकेंड आएगा, बी पॉइंट है, इट इज़ कन्वीनियंट टू हैव द लोअर limit of the class either equal to 0 or some multiply of 5 or 10. ठीक है, ये convenient है जानना कि lower limit of class 0 भी हो सकता है, multiple 5 और 10 भी हो सकता है. तो choose class limit should be such that the observation in the class are uniformly distribution. तो next आ गया हमारा कितना रह गया है,
थोड़ा सा ही रह गया है, बस हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब पहले आता है एक्सक्लूसिव मेथड क्या है, व्हेन द अपर लिमिट ऑफ क्लास इज टेकन टू द इक्वल टू द लोअर क्लास ऑफ द फॉलोइंग क्लास। जब अपर क्लास की लिमिट देखी जाएगी और इसमें लोअर क्लास की लिमिट देखी जाएगी, इन ऑर्डर टू कीप वेरियस क्लास इंटरवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वी डिसाइडेड टू that the observation with the magnitude greater than or equal to lower limit but less than the upper limit of the class are included in it। इसमें डिसाइड किया जाता है जो ऑब्जर्वेशन है मैग्नीट्यूड की, वो ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, और इक्वल टू लोअर भी हो सकती है, और लेस देन भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास 500 to 550 shall include all the observation with magnitude greater than or equal like 500 but less than 550, and observation with the magnitude 550 will be included in the next class 550 and 600। ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है, जो हमने टेबल में किया है ना प्रीवियस, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये मतलब जैसे 500 है और 550 है, तो ये दोनों भी लिख सकते हैं सेम, मतलब जैसे 500 कम है 550 से, इसमें लिखेंगे, उसके बाद लोअर क्लास में भी लिखेंगे हम 550 को, देन अपर क्लास में 600 आ गया, फिर 600 अपर क्लास में है एंड लोअर क्लास में भी 600 होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में बताई गई हैं। अब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या है कि all the observation with magnitude greater or equal to the lower but less than equal to the upper class of the class is included। income of 549 is included in class 500, sorry, 500 to 560, so that the income of rupees 550 automatically goes to the next class of the 550 to 599। इसमें बताया गया है, आप टेबल में देखो, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या है कि अगर यहाँ पे मंथली इनकम है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ देखेंगे 500 to 549 ये आ गया, तो 549 अगर इस क्लास में है तो नेक्स्ट क्लास में 550 हो जाएगा, और अगर 599 यहाँ है तो यहाँ पे 600 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका टोटल है द चॉइस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव मेथड डिपेंड अपन whether we are dealing with continuous variable like income, height, weight, etc., or discrete variable like number of children in the family. For continuous variable is desirable to construct frequency distribution by exclusive method, because we have to see in a linear ensure continuously discrete variable like number of children in the family and student। मतलब जितने भी हमने इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड किया है वो सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे इनकम, हाइट, वेट के ऊपर, किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, किसमें अपर क्लास लेनी है, किसमें लोअर क्लास लेनी है। अब मिड क्या है इन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, द मिड वैल्यू और द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इज द